हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपकी बुक कृतिका का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है रीढ़ की हड्डी और इसको लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर जी। ये एक व्यंग्यात्मक एकांकी है। अब एकांकी क्या होती है? एक उपन्यास का एक छोटा हिस्सा, उसे हम एकांकी बोल सकते हैं, एक छोटा नाटक भी बोल सकते हैं। इसमें जो पात्र हैं उनके बारे में हम देखते हैं कौन कौन से हैं, और एक तरीके से ये एक सामाजिक बुराई पर आधारित एकांकी है। इसमें वर पक्ष पर व्यंग किया है कि वो अपने स्वार्थ हित को पूरा करने के लिए लड़की को पढ़ा लिखा ना होना एक उसका गुण मानते हैं। जैसे कि अगर लड़की पढ़ी लिखी लेंगी तो वो अपने अधिकारों के बारे में सब कुछ जानती होगी, वो शिक्षित होगी, अपने साथ हुए अत्याचारों की आवाज़ उठा सकती है और वो इतना दब के नहीं रहेगी, वो अपने पैरों पे खड़े होने की भी सोचेगी। इसी कारण से जो वर पक्ष होता है, यानी कि लड़के वाले जो होते हैं, उसमें ये व्यंग बताया है इस एकांकी में कि उन्हें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, और वो अपने लड़के के गुण देखने की बजाय, अवगुण देखने की बजाय लड़की को के गुण देखते हैं, उसमें छोटी से छोटी कमियों को भी वो बर्दाश्त नहीं करते। उन्हें लड़की पूरी कंप्लीट गुणों वाली चाहिए होती है ताकि वो घर पे आए, उनका घर संभाले, घर गृहस्थी को देखभाल करें। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं हमें क्या क्या बताया गया है। चैप्टर का नाम है रीढ़ की हड्डी। प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। यह एकांकी लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। राम स्वरूप, उनका नौकर रतन, राम स्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद तथा शंकर। यानी कि इसमें नाटक में टोटल कितने पात्र हो गए? 6। सबसे पहले राम स्वरूप और उसकी पत्नी प्रेमा, ठीक है, ये है मियाँ बीबी। इनकी बेटी है जो विवाह के लायक है, उसका नाम है उमा। आगे इनके घर में एक नौकर भी है जिसका नाम है रतन। अब जो लड़के पक्ष में है उसके 2 पात्र हैं, एक लड़का शंकर और उनका शंकर का पिता गोपाल दास। ये 2 जने लड़की को देखने आ रहे हैं। यानी कि टोटल हमारे इस नाटक में, एकांकी में 6 पात्र हैं। अब लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छे संस्कार वाली है, लेकिन उसके पिता सामाजिक बुराइयों के डर से उसे 10वीं पास ही बता रहे हैं, क्योंकि लड़के वालों की डिमांड है कि हमें लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। अब इन सब व्यवहार से लड़की के मन पे क्या बीतती है उसके बारे में कोई उसके परवाह नहीं कर रहा है। तो चलिए हम एकांकी स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं ये किस तरीके का चैप्टर हमें समझाया है और किस प्रकार का व्यंग इसमें हमें बताया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पूरा एकांकी एक मामूली से सजे कमरे में खेला गया है। यानी कि ये जो नाटक है, ये जो पात्र हैं सारे, ये सिर्फ एक छोटे से कमरे को सजाकर उसमें पूरा एकांकी प्रस्तुत किया गया है। चाहो तो बच्चों तुम ये प्ले अपने स्कूल में भी कर सकते हो, और एक छोटा मोटा कोई फंक्शन हो स्कूल का, उसमें भी आप ये एकांकी प्रस्तुत कर सकते हो। आगे हम पढ़ते हैं। इसमें उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। इसकी तैयारी कमरे को खूब अच्छे से सजाकर की जा रही है।
और उनके नाश्ते पानी का इंतज़ाम किया जा रहा है। आपने भी कभी देखा हो रियल लाइफ में, जब कोई लड़की को देखने आते हैं तो घर को खूब अच्छे से सजाया जाता है, उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम किया जाता है, किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, इस तरह की व्यवस्था की जाती है। सेम इसमें भी, एकांकी में भी हमें ऐसा ही दृश्य देखने को मिला है। अब ये चैप्टर पूरा इस तरह बताया गया है कि हम पूरा एक एक पात्र, एक एक नाटक में जो जो सीन हो रहे हैं वो भी हमें दिखाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। राम स्वरूप और उनका नौकर कमरे को संजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया, नाश्ता आदि भी तैयार किया गया। इतने में ही वहाँ प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। तभी राम स्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है। अब वो बता रहे हैं कि नाटक शुरू हो चुका है, कमरे में सारी राम स्वरूप और उनका नौकर साज सज्जा कर रहे हैं। इतने में ही उनकी पत्नी की एंट्री होती है और वो कहती हैं कि राम स्वरूप से कि तुम्हारी बेटी तो मुँह सुजाए पड़ी है, वो तैयार होने को तैयार नहीं है। यानी कि लड़के वालों के आने पर साज सज्जा करने को वो बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रही है। इस पर राम स्वरूप जी कहते हैं कि माँ किस मर्ज की दवा है, तुम उसको समझाओ, उसको तैयार करो और उसको कमरे में लेके आने के लिए राजी करो। लेकिन वो क्या कह रही है, मैंने उसके सामने पाउडर वोडर सब रख दिए हैं, उसके बावजूद भी वो तैयार होने को तैयार नहीं हो रही है। अब राम स्वरूप जी कहते हैं कि मैंने जैसे तैसे करके उन लोगों को मनाया है, यानी कि लड़के वालों की मिन्नत करी है राम स्वरूप ने, तब वो लड़की को देखने आने को तैयार हुए हैं। आगे हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से कहीं सारी मेहनत मेरी बेकार ना हो जाए। तब प्रेमा कहती है तुमने ही अब उसको पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा लिया है, मैंने तो पाउडर वोडर उसके सामने ला कर रखा है, पर वह इन सब चीज़ों से नफरत करती है। राम स्वरूप कहते हैं न जाने किस दिमाग की है ये। या वो बता रही है प्रेमा इस स्टेंजा को पढ़कर, इस पैराग्राफ को पढ़कर हमें पता चल रहा है कि प्रेमा को उमा का ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता। उसके विचार में अगर लड़कियां ज़्यादा पढ़ लेती हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। वो इसी चीज़ का राम स्वरूप को ताना देती हैं कि तुमने ही इसको ज़्यादा पढ़ा लिखा कर इसका दिमाग खराब कर दिया है। अब आगे वो बताते हैं उमा बीए तक पढ़ी हुई है, परंतु राम स्वरूप लड़के वालों को 10वीं तक पढ़ी बताते हैं, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अब देखो वो बच्ची पढ़ी हुई है बीए और उसके पिताजी लड़के वालों को उसे कह रहे हैं कि इसने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की है। उसका क्या कारण है? क्योंकि लड़के वालों को लड़की कम पढ़ी लिखी चाहिए। वही कारण, अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो अपने अधिकारों के लिए उसको लड़ना आएगा, समझ आएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। इसलिए लड़के वाले उस समय नहीं चाहते थे कि वो लड़की पढ़ी लिखी हो। आगे हम पढ़ते हैं। नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं है। राम स्वरूप ने नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेज दिया। बाहर जाते हुए रतन देखता है कि कोई घर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि उसने आग देखा कि कुछ 2 जने हमारी तरफ आ रहे हैं, तो वो समझ गया। उसने जाके वह मालिक को बताता ही है कि थोड़ी देर में ही दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाज़ा खुलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आते हुए राम स्वरूप उनका स्वागत करते हैं। यानी कि नाटक में क्या दृश्य है, नौकर बटर लेने के लिए घर से बाहर जाता है तो वो देखता है 2 जने आ रहे हैं,
वो पलट के मालिक को आके बताता है और इतने में ही दरवाजे की खटखट चालू हो जाती है। दरवाज़ा खुलता है तो वो 2 जने सामने होते हैं और राम स्वरूप उनका वेलकम करते हैं और उनको घर के अंदर लाते हैं। अब दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना नए ज़माने से करते हैं। अब क्या है, गॉसिप करने के लिए वो आज के समय की और अपने समय की बातों की तुलना करने लग जाते हैं। दोनों बुजुर्ग होते हैं, सेम उम्र के होते हैं, तो वो अपने ज़माने को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और जो उस समय का ज़माना है उसको वो अच्छा और सही नहीं बताते। अब बातें करते करते अपनी आवाज़ और तरीक़ों को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत की जाए। यानी कि पहले तो वो अपनी आपस में बातें कर रहे होते हैं, फिर वो थोड़ा सा लहजा चेंज करते हैं और कहते हैं कुछ बिजनेस की बात की जाए। वे शादी विवाह को एक बिजनेस मानते हैं, यानी कि उनके कहने का मतलब है वो एक तरीके से व्यापार की तरह शादी ब्याह के रिश्ते को जोड़ते हैं। सबसे पहले तो राम प्रसाद उमा को बुलाने के लिए जाते हैं, तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहता है कि आदमी तो भला है, मकान वकान से भी हैसियत बुरी नहीं है, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। यानी कि अब वो आपस में पापा और बेटा आपस में बातें कर रहे हैं कि घर पहले, अब जब व्यापार करता है तो आदमी फ़ायदा नफ़ा नुकसान देखता है। उन्होंने भी वही हरकत दिखाई। उन्होंने कहा कि मकान से तो वो सही लग रहे हैं, इनकी हैसियत अच्छी लग रही है, अब ये देख लेते हैं कि लड़की कैसी है। यानी कि उन्हें मकान भी बढ़िया चाहिए, लड़की भी बढ़िया चाहिए, दिखने में सुंदर हो, घर गृहस्थी का काम भी बहुत अच्छे से करती हो और पढ़ी लिखी ना हो। उनकी कितनी शर्तें हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। वे अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं और उनका बेटा ऐसे कमर ऐसे करके बैठा हुआ था सीधा झुक के, तो वे उस बात के लिए भी उसको डांटते हैं कि सीधा अलर्ट होके बैठो। राम स्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं तो राम स्वरूप कहते हैं वह तो आप खुद देख लीजिए। फिर जन्मपत्रियों के मिलने की बात चलती है तो राम स्वरूप कहते हैं मैंने उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिलवा हुआ ही समझ लीजिए। यानी कि पहले तो वो उसकी बेटी की सुंदरता के बारे में पूछती हैं तो वो बड़े आराम से कहता है कि अब बेटी की सुंदरता के बारे में मैं क्या बताऊंगा, आप खुद ही देख लेना। फिर बातों बातों में वो जन्मपत्री के बारे में भी पूछते हैं तो वो उनको कहते हैं वो जन्मपत्रियाँ तो मैंने भगवान के चरणों में रख दी, यानी कि भगवान अपने आप ही उनका तो मिलान कर ही देंगे, उनको ऐसा विश्वास दिलाते हैं। आगे पढ़ते हैं। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें तो मैट्रिक पास बहू चाहिए, मुझे उससे नौकरी तो करवानी नहीं है। यानी कि वो क्या रीज़न बताते हैं कि हमें कौन सी जॉब करवानी है, हमें सिर्फ मेट्रो पास लड़की ही चाहिए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। उमा को बुलाने पर वह सिर झुकाए तथा हाथ में पान की तस्तरी लिए आती है। उमा के लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ बोलते हैं। चश्मा मतलब एकदम आश्चर्य से कि लड़की के तो चश्मा है। राम स्वरूप चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देते हैं, यानी कि एक सफाइयाँ देते हैं कि ये चश्मा किस लिए लगाती है। ठीक है, मतलब उनको एक कमी नज़र आई तो भी वो बाप बेटों ने दोनों ने, गोपाल प्रसाद ने और शंकर ने दोनों ने ही उस कमी के बारे में उजागर कर दिया। आगे हम पढ़ते हैं। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं।
गोपाल प्रसाद उमा की चाल, चेहरे की छवि देखते हुए गाने बजाने के बारे में भी पूछ लेते हैं। यानी कि उसकी चाल ढाल रंग रूप देखते हुए उससे आग्रह करते हैं कि वो गाकर भी कुछ सुनाए। उमा सितार उठाकर गीत सुनाती हुई उमा की नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो वह उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है। अभी तक तो उस लड़की ने वो सर झुका के आई थी, बैठी थी और उनकी चुपचाप बातें सुन रही थी। फिर जब गाने का आग्रह किया और वो गाना सुनाने लगी तो गाते गाते उसने नज़र उठाकर उस लड़के को भी देख लिया। अब वो उस लड़के को पहचान गई। अब देखो फिर क्या होता है। फिर उमा से उसकी पेंटिंग सिलाई के बारे में पूछा जाता है। अब अभी भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। रंग देख लिया, रूप देख लिया, पढ़ाई लिखाई, फिर उन्होंने उनकी पेंटिंग सिलाई के में भी पूछना शुरू किया। इसका उत्तर रामस्वरूप दे देते। तब गोपाल प्रसाद उमा से ही कुछ इनाम विमान जीतने के संबंध में पूछते हुए उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं। यानी कि अब उन्होंने देखा कि सब चीज़ का जवाब उसके पिताजी दे रहे थे। अब उन्हें लगा कि लड़की की बोलचाल कैसी है, ये पता लगाने के लिए उन्होंने खुद उमा से ही बोलने का आग्रह करा और उससे पूछा कि तुम्हें कुछ इनाम वगैरह भी जीता है कि नहीं जीता। आगे वो उत्तर देती है। उमा को ही उत्तर देने के लिए उन्होंने कहा। रामस्वरूप भी उमा से ही जवाब देने के लिए कहते हैं। यानी कि फिर पिताजी ने भी बोला कि बेटा आप ही बताइए। और मजबूत आवाज़ में अब उमा ने क्या करा, अच्छी स्ट्रॉन्ग आवाज़ से जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बेची जाती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, केवल खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ जाए तो अच्छा, वरना। फिर वो थोड़ी चुप हो गई। रामस्वरूप को क्रोधित होकर उसे डांटते हैं। अब वो क्या है, इतनी सारी बातें सुन सुन के एक तो वो वैसे ही नाराज़ थी क्योंकि वो बीए पास थी, उसको 10वीं बताया जा रहा था। अब उसने देखा कि लड़का भी अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी मेरे गुणों की कितनी तहकीकात की जा रही है। तो वो बच्ची थोड़ी नाराज़ हो गई, थोड़ी इरिटेट हो गई और उसका गुस्सा फूट पड़ा। और गुस्सा किस पे फूटा, उसने अपने पिताजी पे ही गुस्सा दिखाया कि मुझे तुमने टेबल चेयर की तरह सजा के रख दिया है, अब इसमें मेरी मर्जी और मैं क्या बताऊं, क्या पूछूं। इस बात का उसने व्यंग करा और कहा कि इसमें मेरी क्या मर्जी है, जो खरीदने आए हैं वही बात करेंगे। अब रामस्वरूप ने उसको इस बात के लिए डांटा भी। अब उमा फिर भी नहीं रुकी और बोली, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे खरीदने आए हैं जरा इनसे पूछिए तो कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, लड़कियां मजबूर भेड़ बकरियां हैं क्या, जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर लेता है। अब उमा इतना बोलने पर भी चुप नहीं हुई। उसने बोला कि ये जो महाशय मुझे देखने आए हैं और इस तरह कर रहे हैं, ठोक बजा रहे हैं हर चीज़ के लिए, कि जो मुझे कसाईयों भेड़ बकरियों की तरह खरीदने आए हैं, इनसे पूछिए क्या क्या लड़कियों के मन नहीं होते, दिल नहीं होता। अब गोपाल प्रसाद को ये सारी बातें सुन के तनाव आ गया, ताव आ गया, मतलब एक टेंशन आ गई कि ये इतना लड़की कैसे बोल रही है। अब मतलब ये नाटक हो रहा है तो उसमें हाव भाव भी हमें लिख के बताए गए हैं कि उनको कैसा हुआ। अब गोपाल प्रसाद को ताव आ गया। राम प्रसाद बाबू, क्या आपने मुझे मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? अब उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने भी पूछ लिया। उमा, अब उमा का पात्र है, उमा बोल रही है,
आप इतनी देर से मेरी नाप तोल कर रहे हैं, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और ये वहाँ से कैसे भागे। यानी कि अब उसने उस लड़के को पहचान लिया, क्योंकि वो कुछ समय पहले उसके कॉलेज के हॉस्टल के चक्कर काट रहा था और वहाँ से बहुत बेइज्जती करवा के भागा था। अब गोपाल प्रसाद, तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब वो भी चौंका कि कॉलेज की बात बता रही है तो हो सकता है कॉलेज में पढ़ी हो। अब उमा बोली, हाँ पढ़ी हूँ, बीए पास किया है। मैंने न तो कोई चोरी की है और न ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झांक कर कायरता का प्रदर्शन किया है। अब उसने बताया कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बीए हूँ, कोई चोरी थोड़ी ना इस बात के लिए, ये तो तारीफ की बात है, ये तो गर्व की बात है। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और राम स्वरूप को बुरा भला कहते हुए अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। अब वो वहाँ से नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और आगे की तरफ दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। अब उमा पीछे से, यानी कि एक एक दृश्य हमारे आंखों के आगे हमें बताया जा रहा है। अब उमा ने पीछे से कहती है, जाइए जरूर जाइए, घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। अब रीढ़ की हड्डी शरीर का एक मेन हिस्सा होता है। एक तो वो झुक के बैठ रहा था, जैसे बड़े बुजुर्ग टाइप के बैठ जाते हैं, ऐसे झुक के कंधे लटका कर। तो उसने बोला, एक व्यंग किया कि जरा ये देखो इसकी रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। एक तो उसके शरीर पे व्यंग करा और एक उसके अंदर की मोरल सपोर्ट, जिसे कहते हैं ना ताकत भी। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दरवाजे से बाहर जाते हैं और प्रेमा आती है। उमा रो रही है, यह सुनकर राम स्वरूप खड़े हो जाते हैं। अब क्या हुआ, ये सारा सीन हो रहा है। अब एंट्री हो गई नौकर की। रतन आता है, बाबूजी मक्खन। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और एकांकी समाप्त हो जाता है। अब इसमें हमें एक व्यंग किया है कि पिताजी उसके बीए करवाने के बाद भी समाज की कुरीतियों के बस में आकर अपनी बच्ची को ज़बरदस्ती लीपा पोती पर मजबूर किया और बीए पास होते हुए भी लड़के वालों की मर्जी मानते हुए उसे 10वीं पास 10th क्लास पास बताया। ये एक पिता की एक क्या कैसे कहते हैं व्यथा है, दुख भरी व्यथा थी कि वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाने के बाद भी समाज की कुरीतियों के बस में आकर उसे कम पढ़ा लिखा बताने पे मजबूर हो गया। आई होप आपको एकांकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।